डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल को हम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती एंड इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में ये ज़्यादातर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स जो हैं, प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स भी शामिल हैं, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है। एंड दिस सेंट्रियोल इज रोड शेप स्ट्रक्चर एंड यूजुअली अकर इन पेयर्स। जिस तरह इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर। तो ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। रोड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है और पेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद होता है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट होता है। तो इस तरह के 9 सेट्स, 9 ट्रिपलेट्स आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से मिलते हैं कि वो सर्कुलरली अरेंज हो जाते हैं और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 9 ट्रिपलेट्स, ये देखें, ये एक ट्रिपलेट है, ये सेकंड ट्रिपलेट है, ये थर्ड ट्रिपलेट है। इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स आपस में सर्कुलरली अरेंज हो जाते हैं। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। एंड देन मेजर फंक्शन अगर हम इनका स्टडी करें, इससे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होते हैं जिनको हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। और सेंट्रोस्फेयर को अगर हम सेंट्रियोल के साथ मिला के कहते हैं तो उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर सेंट्रोस्फेयर को सेंट्रियोल के साथ मिला के अगर हम कहें या दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन के दौरान, बिफोर सेल डिवीजन ये डुप्लीकेट हो जाता है। इसका मेजर फंक्शन यही है कि इसका जो है वो मेजर रोल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में है कि ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है उससे फ़ौरन पहले ये डुप्लीकेट कर जाते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद ये न्यूक्लियस के दोनों साइड्स की तरफ मूव कर जाएंगे और वहाँ जाके ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने शुरू कर देते हैं जिनको माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। सेंट्रियोल और माइटोटिक स्पिंडल्स दोनों को मिला के हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जब फाइबर्स बन जाते हैं तो इन फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और इन फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ चले जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं। दैट मीन्स कि स्पिंडल फाइबर्स का मेजर फंक्शन क्या है कि वो क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है डॉटर सेल्स के अंदर। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स का फंक्शन स्पिंडल फाइबर्स बनाना है और स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है कि वो इक्वली क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि अगर सेंट्रियोल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है या फिर ये नॉन फंक्शनल बन जाता है तो क्या होगा कि ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एक डॉटर सेल में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ सकते हैं, दूसरे में कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वहां पे कोई भी एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वहां पे जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ सेकंड जो इसका मेजर फंक्शन है सेंट्रियोल का, ये सिलिया और फ्लेजिला बनाने में इसका बड़ा रोल है जो कि आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है फ्लेजिला और सिलिया की फॉर्मेशन के अंदर। What is साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन
के अंदर जनरली ये 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड फाइब्रस स्ट्रक्चर हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड वी हैव थर्ड वन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स की स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है कि माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन नाम का एक प्रोटीन मौजूद होता है, इसलिए इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं. सिंपली आप यही समझ लें कि अगर आप बीट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उससे 2 चेन्स बनाते हैं, तो बीट्स आपके पास क्या हैं? दैट आर एक्टिन मोनोमर्स. एक्टिन के मोनोमर्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं और लंबे चेन बनाते हैं. इस तरह के 2 चेन्स आपस में जब ट्विस्ट हो जाते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है. And these monomers are obviously composed of actin protein. इनके अंदर actin protein मौजूद होता है. And that's why they are known as F-actin. F-actin का मतलब है fibrous actin या filamentous actin भी हम कहते हैं. In addition to this type of protein, we have another type of protein, ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन एक और प्रोटीन होता है, इसके भी 2 चेन्स होते हैं जो कि उन एफ एक्टिन के जो फाइबर है उसके ऊपर ये फिर अगेन ट्विस्ट हो जाते हैं. उनको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन चेन्स. ये 2 चेन्स, ये जो पतले वाले चेन्स हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन के भी चेन्स ट्विस्ट हुए हुए हैं इसके ऊपर. अगेन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, ट्रोपोनिन. यहाँ पे पिंक कलर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ट्रिपलेट. यहाँ पे ट्रोपोनिन के 3 मोनोमर्स कंबाइन होके ट्रिपलेट बनाते हैं और हर इंटरवल के बाद जो है वो ट्रोपोनिन मौजूद होता है ट्रोपोमायोसिन चेन के ऊपर. ये चीज़ आप जहन में रखें कि ट्रोपोनिन का जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इसके अंदर 3 मोनोमर्स होते हैं, ट्रोपोनिन के बने हुए होते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन के मोनोमर्स होते हैं. ये तीनों ट्रोपोनिन के मोनोमर्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट के ऊपर कुछ इंटरवल के बाद. देखें यहाँ पे ये मौजूद है ट्रोपोमायोसिन, कुछ इंटरवल के बाद नेक्स्ट ट्रोपोनिन मौजूद है, कुछ इंटरवल के बाद नेक्स्ट ट्रोपोनिन. इसी तरह से इंटरवल्स के बाद ये ट्रोपोनिन का जो ट्रिपलेट है वो रिपीट हो जाता है. इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है. इफ वी टॉक अबाउट फंक्शन, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है जिसकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है. तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है. उसके साथ साथ दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर मसल सेल्स, जहाँ पे इनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं. हमारे मसल सेल्स में भी ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे दीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स में भी ये मौजूद है. And then if we talk about microtubules, microtubules are small hollow cylinders, cylindrical structures. ये जिस तरह डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखें कि ये एक cylindrical structure है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि अंदर से बिल्कुल होलो है. ऑब्वियसली ये होलो है. और कौन सा प्रोटीन इनमें मौजूद होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नेम्ड एज ट्यूबुलिन प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन भी अगेन ये इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं. एक को हम अल्फा सब यूनिट कहते हैं, दूसरा बीटा सब यूनिट. तो ये भी डायमेरिक फॉर्म में ये रिपीट हो रहा है. देखें ये एक कलर का है, ये दूसरा कलर का है. दैट मीन्स कि एक अल्फा यूनिट है, अल्फा ट्यूबुलिन है, दूसरा बीटा ट्यूबुलिन है. तो दोनों मिला के अगेन इट फॉर्म डायमर. डायमर का मतलब है 2 सब यूनिट्स. तो ये 2 सब यूनिट्स अगेन रिपीट हो रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये रिपीट हो रहे हैं. तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में होलो स्ट्रक्चर है और इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब मेजर जो फंक्शन है इन केस ऑफ प्लांट्स, हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर दे आर इन्वॉल्व इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल है. दैट मीन्स कि ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. सेल डिवीजन से पहले अगेन ये डुप्लीकेट कर जाएंगे और जाके ये क्या करेंगे कि माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे. माइटोटिक स्पिंडल फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस.
एंड इन केस ऑफ एनिमल्स हम कहते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स फॉर्म करते हैं ये, और सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, एंड बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल है. दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला एंड बेसल बॉडीज इन केस ऑफ एनिमल्स. एंड अनदर वी हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. जिस तरह नाम से लग रहा है कि देयर साइज इज एक्चुअली इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. इनकी साइज दरमियाना किस्म की होती है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ वाइमेंटिन प्रोटीन. एक और स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन इनमें होता है जिसको हम वाइमेंटिन प्रोटीन कहते हैं. वाइमेंटिन प्रोटीन किस तरह से ये अरेंज होता है कि अगेन वाइमेंटिन के चेन्स होते हैं. 3 chains are twisted. These are composed of 3 chains और 3 chains इस तरह से ट्विस्ट हो जाते हैं कि बीच में एक होलो स्पेस रह जाती है. देखें, दिस इज 1 chain, दिस इज 2nd chain एंड दिस इज 3rd chain. ये तीनों चेन्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि बीच में एक होलो स्पेस मौजूद है. तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की. और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन providing mechanical support to nuclear envelope और plasma membrane. Plasma membrane, सेल के अंदर plasma membrane को ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको होल्ड कर रहे हैं, या फिर जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं. एंड व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजिला? सीलिया और फ्लैजिला एक्चुअली क्या है कि दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. जो सेल के सरफेस से बाहर निकले हुए होते हैं ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एक्चुअली. अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है सीलिया और फ्लैजिला का. और सिर्फ जो है डिफरेंस इनकी साइज में होती है, और फिर इनकी नंबर ऑफ सीलिया और नंबर ऑफ फ्लैजिला, इनकी नंबर डिफरेंट होती है और इनकी पैटर्न ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होती है. ये 3 चीज़ें इनके डिफरेंट होते हैं. साइज, नंबर एंड पैटर्न इनकी डिफरेंट होती है. क्योंकि फ्लैजिला का आपने सुना होगा कि फ्लैजिला जो है दे आर लॉन्ग एज कंपेयर टू सीलिया, और नंबर में वो कम होते हैं, 1, 2, 3 या 4 तक भी हो सकते हैं. जबकि सीलिया की अगर हम बात करें तो सीलिया जो है वो नंबर में ज़्यादा होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला से ये छोटे होते हैं. एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं. ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ओरिजिनेट ये बेसल बॉडी से होती है. और बेसल बॉडी कहाँ पे होता है? दैट बेसल बॉडी इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ये बेसल बॉडी एम्बेडेड होता है, और उस बेसल बॉडी से ऊपर की तरफ सीलिया और फ्लैजिला ग्रो कर रहे होते हैं. और हर सीलिया और फ्लैजिलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनिम्स होते हैं. Both cilia and flagella they are consist of longitudinal axonims. Axonim अब क्या चीज है? ये स्ट्रक्चर है. This is basically structure of axonim. इस होल को हम axonim कहते हैं. It is made up of bundle of 11 longitudinal microtubules. यहाँ पे देखें कि ये microtubules 9 microtubules are arranged peripherally और सेंटर में ये 2 हैं. 2 central microtubules, दरमियान में 2 microtubules आपको नजर आ रहे हैं. और जबकि सराउंडिंग में हमारे पास, और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि सब फाइबर्स होते हैं. इनको हम सब फाइबर्स कहते हैं, जिनको हम डिप्लेट भी कहते हैं. ये डिप्लेट है, ये डिप्लेट है. तो डबल जो आपको नजर आ रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनकी एक सेट है जिसमें 2 सब फाइबर्स मौजूद हैं. तो टोटल मिला के यहाँ पे ये सारे पेरिफेरली इनको हम कहते हैं, जो सर्कुलरली अरेंज हुए हैं इनको हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो पेरिफेरी में मौजूद है. यहाँ पे 2 सेंट्रल है, 9 पेरिफेरल है. इस वजह से हम इनको 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं. एंड देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है कि बेंडिंग इन्वॉल्व्स प्रोटीन नोब्स अटैच्ड टू ईच माइक्रोट्यूब्यूल डॉपलेट द डाइनिन आर्म.
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये पूरा आपके सामने माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर डाइनिन प्रोटीन का डाइनिन एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, उसका आर्म मौजूद होता है, इसको हम डाइनिन आर्म कहते हैं। ये इसमें आपको नजर आ रहा है कि दीज आर स्ट्रेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जाहिर है इनको एटीपी से एनर्जी की नीड होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी यहाँ पे, एटीपी की मदद से ये जो डाइनिन आर्म है ये बेंड कर जाते हैं, इस तरह से बेंड कर जाते हैं कि ये स्लाइड करेंगे, ये स्लाइडिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे सामने वाला ट्यूब्यूल के ऊपर। एज रिजल्ट क्या होगा कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये वॉक अलोंग इट, ये इसके ऊपर चल रहे हों। तो इस तरह से इनकी बेंडिंग इस तरह से होती है कि स्लाइडिंग फोर्स एक्सर्ट हो जाती है इन आर्म्स की, ये इनके ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, सामने वाले ट्यूब्यूल के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। एज रिजल्ट ये ट्यूब्यूल जो है वो बेंड कर जाता है। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर, जहां पे माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो सिंपल नॉर्मल हालत में मौजूद है और यहाँ पे बेंडिंग हो गई है। बेंडिंग क्यों हुई है? इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी ये डाइनिंग आर्म्स जो है ये स्लाइड करेंगे, या डाइनिंग आर्म जो है वो स्लाइडिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे सामने वाले ट्यूब्यूल के ऊपर, इस तरह से एक्सर्ट करेंगे कि जैसे कि ये चल रहे हो, इसके ऊपर ये स्लाइड कर जाएंगे। तो एज रिजल्ट ये माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो एग्जैक्टली बेंड हो जाता है। बाय यूजिंग एटीपी these dining arms exert a sliding force, and then finally we have mechanism of movement of cilia and flagella। हमारे पास टू टाइप के जो है वो मूवमेंट्स हैं, एक को हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं, दूसरा हमारे पास है रिकवरी स्ट्रोक। अब जो हमने बात की थी कि जो डिप्लेट फिब्रिल्स दो ग्रुप्स में अरेंज हुए थे, इनमें से जो 9 थे उनमें से अगर 5 डिप्लेट फिब्रिल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस डायग्राम में देखें कि 5 आउट ऑफ 9 अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सीलिया जो है वो शॉर्ट हो जाता है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। एंड अनदर वी हैव रिकवरी स्ट्रोक, कि अगर बकाया 4 जो फिब्रिल्स हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, तो इनिशियली 9 में से 5 जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सीलियम की लेंथ छोटी हो जाती है, उसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। तब ये मूव कर जाता है, सीलियम मूव कर जाएगा, और रिमेनिंग जो 4 फिब्रिल्स हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सीलिया जो है वो दोबारा स्ट्रेट हो जाता है, जिसको हम रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। एंड फाइनली वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कि जिसमें फ्लैजिलम काजेस मूवमेंट बाय पासिंग रैपिड सक्सेसिव वेव ऑफ बेंडिंग। इस तरह से ये वेव की सूरत में ये मूव कर रहा है, इसकी मूवमेंट जो है वो एग्जैक्टली या इसकी जो लोकोमोशन है दैट इज एग्जैक्टली रैपिड सक्सेसिव वेव्स। ये इस तरह से ऐसे वेव बनाएगा, पहले सेकंड में ये इस टाइप का वेव बनाएगा, थर्ड में ये इस टाइप का वेव बनाएगा। तो इस वेव सक्सेसिव रैपिड सक्सेसिव वेव्स की वजह से अगर इसमें मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन स्पम्प मूवमेंट का। Thank you so much for watching my video.